हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देख कर जाएँ, आपको निश्चय इससे लाभ मिलेगा। देखिए, जिन लोगों ने पहले से ये सब्जेक्ट पढ़ा रखा है वह इसको रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं, बट जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो भी ये सीरीज़ देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे टॉपिक को कवर किया है। देखिए, मेरा टारगेट यही है कि आप कम पढ़िए और आप जो भी नंबर लाइए मैक्सिमम आउटपुट लाइए। यानी कहने का मतलब है, अगर आप इसका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का पढ़ने जाएँ तो एक मोटी बुक है जो IAS अंकर है या और भी मार्केट मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर ये सीरीज पूरी देख लेते हैं या ये बुकलेट ले लेते हैं ना आप, तो आपसे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, देख रहे हैं कितने सारे टॉपिक है, वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसमें इसमें से क्वेश्चन मिसलेनियस भी क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप लोग एक बार इसको पढ़कर देखिए और देखिएगा, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर चीज़। देखिए, ओजोन लेयर या बाघ रिजर्व सब कुछ मिलेगा। मैं आपको सबको धीरे धीरे कवर कराऊंगी। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। देखिए, लेक्चर देखने के बाद आप लोग फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। आइए देखते हैं राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। देखिए, आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए राष्ट्रीय वन नीति कब आया था, यानी कि राष्ट्रीय वन नीति सर्वप्रथम कब आया था। तो सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1894 में, ये इसको अपनाया गया था। लेकिन अगर ये आपसे, देखिए, अगर सर्वप्रथम पूछता है तो आप बताएंगे 1894, लेकिन अगर ये पूछता है कि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय वन नीति में कब संशोधित किया गया था, तो आप क्या बताएंगे 1952 में की गई थी। लेकिन उसके बाद हमारा जो राष्ट्रीय वन नीति बना है 1988। देखिए, 3 क्वेश्चन हैं, अलग अलग हैं, जहाँ जैसे पूछा जाए आप उसका वैसे ही आंसर दीजिए। देखिए, 1988 में ये कहा गया है कि हमारे जो भारत में जो लक्ष्य है 1/3 वन क्षेत्र की प्राप्ति होना चाहिए। कितना है? 1/3 वन क्षेत्र की प्राप्ति होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं डिटेल से। देखिए क्या है, सर्वप्रथम वन नीति कब अपनाई गई थी, याद रखिएगा 1894 में अपनाई गई थी। स्वतंत्रता के उपरांत वर्ष 1952 में वन नीति में संशोधित किया गया है। और फिर हमारा आया है राष्ट्रीय वन नीति। क्या आया है कह के, देखिए ये वन नीति है और यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद क्या है, ये वन नीति में क्या किया गया, संशोधित करके क्या बनाया गया है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। और इसका राजनीतिक लक्ष्य, इसका रणनीतिक लक्ष्य कौन सा है कि भारत में 1/3 वन क्षेत्र की प्राप्ति हो, ये लक्ष्य किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, डिफरेंट एग्जाम में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है। जल अधिनियम प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण, ये भी पीछे में भी पूछा गया है। कब आया है इसका, आया है 1974 में। आप याद रखिएगा, जल अधिनियम 1974 में आया है, लेकिन इसका संशोधन वर्ष करना है 1988 में, इसका संशोधन वर्ष है, ये भी याद रखिएगा। इसको देखिए, जल उपकर अधिनियम, ये अधिनियम, ये केवल जल अधिनियम है, ये जल उपकर अधिनियम 1977 है। ये बस आप इसको देख लीजिएगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। वायु अधिनियम, ये भी याद रखिएगा। वायु अधिनियम प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अगर आए या वायु अधिनियम आए तो आप क्या लगाएंगे, वर्ष 1981 में आया है, ये भी याद रखिएगा। इसका जो संशोधन वर्ष है 1987 में संशोधन वर्ष है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की जो मान्यता अधिनियम कब है, 2006। बस आप इसको ऐसे ध्यान में रखिएगा। जो भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी की मान्यता अधिनियम 2006 है। अब देखिए, आर्द्रभूमि नियम 2017। आर्द्रभूमि नियम कब आया है, 2017 में आया है, संरक्षण एवं प्रबंधन के संबंध में। देखिए, ये थे हमारे किस्से पर्यावरण से संबंधित विभिन्न अधिनियम व नीतियाँ। देखिए, कुछ ही हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए, पहले आपको ये याद रखना है कि सर्वप्रथम वन नीति अपनाई गई थी 1894 में, फिर स्वतंत्रता के बाद में वन नीति में संशोधित किया गया था 1952 में, फिर राष्ट्रीय वन नीति आया है 1988 में, जो कि इसका लक्ष्य है 1/3 वन क्षेत्रों की प्राप्ति है। फिर आप याद रखिए
कि क्या है इसका, जल अधिनियम 1974 आया था, वायु अधिनियम 1981 आया था, फिर आर्द्रभूमि नियम 2017, हो सकता है पूछ सकता है बट आप ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान बस कुछ ही है, हो सकता है मैंने इतनी बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको यहीं पे कहीं मतलब इसी लेक्चर में ही सब कुछ याद हो जाए। मेरा टारगेट यही है कि आप लोग यहीं पे क्लास में ही 98% याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है ना, आप जब कोई चीज़ बार बार सुनते हैं तो वो हमें लंबे समय तक वो हमें याद रहता है। इसलिए मैं एक कहती हूँ कि मेरा लेक्चर देखने से पहले आप प्रीवियस जितना भी आपने देख चुका है प्रीवियस आप क्या करिए, रिवीजन जरूर करके आइए, तभी आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, पर्यावरण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम। देखिए इसमें कौन कौन से कार्यक्रम हैं, आइए देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम, ये क्या है, वहाँ पे जो हमने अभी देखा था ये केवल आर्द्रभूमि नियम था, आर्द्रभूमि नियम 2017 था, लेकिन राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम ये वर्ष 1987, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप ऐसे देख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना एग्जाम में अगर आ जाए तो आप ऑप्शन पे सही टिक कर ले जाएँ। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना, क्या है, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यक्रम, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान क्या है, प्रथम वर्ष 1983 कितना, प्रथम वर्ष 1983 से 2001 में, और द्वितीय क्या है 2002 से 2016, फिर तृतीय क्या आया है इसमें 2017 से 2031 तक इसका बना है। अब देखिए ये याद रखिए, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम कब आया है, वर्ष 2000 में। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि गठन केंद्रीय बजट 2010-11 में प्रस्तावित है, प्रस्तावित वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि का नाम बदलकर राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण कोष करने का निर्णय किया गया है। देखिए इससे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या है कि राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि का नाम क्या बदल कर क्या कर दिया गया है, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण कोष ये कर दिया गया है, इसका निर्णय किया गया है कि ये इसको कर दिया जाए। देखिए राष्ट्रीय बांस मिशन 2006 से 2007 में शुभारंभ है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 12 अगस्त 2011 में था। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, पर्यावरण शिक्षा जागरूकता एवं प्रशिक्षण योजना वर्ष 1983 कितना, वर्ष 1983 से 1984 में कब आया है, छठी पंचवर्षीय योजना का ये कार्यकाल है। मतलब क्या है, ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आया है कि उसमें पर्यावरण की शिक्षा दी जाए और पर्यावरण से संबंधित हमें जागरूकता और प्रशिक्षण सारी योजना इसमें बताई गई है। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान वर्ष 1986, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ही हैं जो आपको याद रखने हैं, बस आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, तो मैं बोल रही हूँ अगर वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ गएगा ना तो आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका तो स्थापना का वर्ष ही पूछ लिया जाता है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का किस वर्ष स्थापना की गई है, वर्ष 2010 में। कब की गई है, वर्ष 2010 में इसकी स्थापना की गई है। 18 अक्टूबर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस 2010 आप याद रखिएगा। इसकी जो अधिनियम है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत ये आया था। इसकी जो प्रकृति क्या है, संवैधानिक है। इसका जो अध्यक्ष कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखिए या तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो, इसके अध्यक्ष होते हैं। इसकी जो नियुक्ति की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार करती है। कौन करता है इसमें, राष्ट्रीय हरित अधिकरण में केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। लेकिन हाँ, सरकार करने से पहले केंद्र सरकार किससे पूछते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं। मामलों का जो निपटान किया जाता है, कोई भी मामले आ गए तो 6 महीने के अंदर इसका निपटान किया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सिविल प्रक्रिया
क्या है ये? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर निर्देशित करती है। इसका याद रखिएगा, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। और क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई कहाँ है? भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। और मुख्यालय जो है इसका नई दिल्ली है। देखिए इसमें आपको याद क्या रखना है? इसकी स्थापना याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें आप इसका मुख्यालय कहाँ, क्षेत्रीय आप याद रखेंगे। इसकी प्रकृति क्या है, यही से क्वेश्चन बन जाते हैं। बट अगर आपको याद है अध्यक्ष है, क्या होता है कभी पूछ सकता है तो आप बता ले जाएंगे, ठीक है। और जो मामला निपटान 6 महीने के अंदर। अब नेक्स्ट देखिए क्या है इसका, ये देखिए वन वर्ड, वही जो हमने पढ़ा वही इसका हम रिवीजन करवा रहे हैं। देखिए जल अधिनियम 1974 में आया। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण उपकरण अधिनियम 1977 में। वन अधिनियम 1980 में क्या है? वन अधिनियम 1980 में। वायु क्या है? भी इम्पॉर्टेंट है। वायु अधिनियम 1981, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैव विविधता अधिनियम 2002, ये भी इम्पोर्टेंट है। लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, इसको आप ऐसे देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। इसमें आपको कौन सा याद रखना है? जल अधिनियम 1974, वन अधिनियम 1980, वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002, ये आपको याद जरूर रखना है। नेक्स्ट देखिए कुछ प्रश्न है, देखिए क्या है। सामान्यतः पर्यावरण का वर्गीकरण नहीं है। परिचालन पर्यावरण क्या है? सामान्यतः पर्यावरण का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? परिचालन पर्यावरण नहीं है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है, क्या कहलाता है? जो भी मानव गतिविधियों से कोई भी चेंज पर्यावरण में आता है तो क्या कहलाता है उसको? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। कौन से? ये भी कई बार पूछा गया, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देखिए पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दुर्लभ उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया जाता है, किसमें? ग्लोबल 500। किसके लिए? देखिए पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हमें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। दुर्लभ उपलब्धि के लिए कौन सा? वैश्विक या ग्लोबल 500, कई बार पूछा गया। देखिए जो मैं आपको वन लाइनर में बताती हूँ ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और कई डिफरेंट एग्जाम में पूछे सारा पूछा हुआ क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसको आप जरूर 102 बार आप रिपीट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, कृषि। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में निर्मुक्त करते हैं। जो कुक्कुट उद्योग है वो पर्यावरण में क्या निर्मुक्त करते हैं? अविक्रियाशील माइक्रोबीट्स। क्या देते हैं? अविक्रियाशील माइक्रोबीट्स। पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाएं, यानी कि जिसको बोलते हैं माइक्रोबीट्स, अत्यधिक हानिकारक मानी जाती है। किसके लिए? समुद्री पारितंत्रों के लिए अत्यधिक हानिकारक मानी जाती है। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, वो कौन सी है? सतत विकास के लक्ष्यों के लिए नीति आयोग। मैंने कई बार बताया है कि कौन सा है? नीति आयोग। सतत विकास के लिए के कार्यों को कौन करता है? नीति आयोग एक नोडल संस्था है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 जून को मनाया जाता है, भी आप याद रखिएगा। अब देखिए अब हम देखते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी क्या है? CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB इसको शॉर्ट्स में बोलते हैं, भी याद रखिएगा। देखिए क्या है, इसका जो गठन है कब किया गया है? इसका जो गठन है ये किया गया किसके तहत? आइए देखते हैं। सितंबर 1974 में जल अधिनियम 1974 के तहत, किस अधिनियम के तहत? जल अधिनियम 1974 के तहत, और 1974 में ही इसको गठन किया गया है। इसकी शक्तियां वो कार्य क्या है? वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत इसको प्रदान किया गया है। अब नेक्स्ट इसकी देखिए क्या है, इसकी तकनीकी सेवाएं कौन सी हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रदान करता है। इसकी जो तकनीकी सेवाएं कौन देता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो होता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 आया। इसी के तहत पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रदान करता है। ये तकनीकी सेवाएं कौन कर देता है? जो है वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
इसका कार्यों का वर्णन क्या है? जल अधिनियम 1974 एवं वायु अधिनियम 1981 के तहत इसमें कार्यों का वर्णन किया गया है। ये थे CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कब आया है, कब इसका गठन किया गया है? 1974 में गठन किया गया है, वो भी जल अधिनियम 1974 के तहत। इसकी शक्तियाँ व कार्य क्या है? वायु अधिनियम 1981 के तहत प्रदान की गई है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न संगठन कौन कौन से हैं? देखिए क्या है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न संगठन। सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय चिड़ियाघर। इसका जो प्राधिकरण है भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। जो केंद्रीय चिड़ियाघर है कहाँ पे स्थापित है? नई दिल्ली में स्थापित है। कब किया गया? 1992 में। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका स्थापना 1900 कब की गई थी? 1962 में पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1952 नहीं, शायद मैंने 52 बोला है। 1952 में, 1962 में क्या है? 1962 में क्या? 1962 में 1962 में पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत किया गया है। देखिए क्या होता है, कभी कुछ हम सोच कुछ और रहे होते हैं, कुछ बोल और देते हैं, तो आप इसको ज़्यादा वैसे मत लीजिएगा, वो ह्यूमन एरर है। ठीक है, किसी से भी गलती हो सकती है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा क्या है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। इसकी भी स्थापना आप याद रखिएगा। कब आया? 2009 में। पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत कब आया इसकी स्थापना? 2009 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसको की गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, वन्य जीव अपराध कब किया गया? वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। कब है? इसकी स्थापना 6 जून 2007 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया है। कब किया गया? 2007 को किया गया है। अब देखिए इसका क्या है, देखिए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2009 में आया है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड 1962 में आया है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो 2007 को आया है। राष्ट्रीय वनीकरण एवं इको विकास बोर्ड तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1992 में आया है। राष्ट्रीय वन्य जीव ट्रस्ट का है, वर्ष 1998 में एक NGO के रूप में ये कार्य करता है। जो राष्ट्रीय वन्य जीव ट्रस्ट है वर्ष 1998 में आया है और ये एक NGO के रूप में कार्य करता है। देखिए कुछ हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि क्वेश्चन कहीं से भी आपके सिलेबस से आएगा और क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाएगा, इसलिए आपको हर तरीके से तैयार रहना चाहिए। अब देखिए क्या है, नीरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीरी क्या आपसे ये पूछता है कि नीरी कहाँ है? ये तो नीरी का आपका फुल फॉर्म या फुल नाम पूछ लेगा। क्या है नीरी? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र में। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। बट आइए थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका पहले नाम क्या था। बस आप इसको एक बार देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इतना याद रखिएगा जो नीरी है वो नागपुर महाराष्ट्र में है, ये आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना भी याद रख सकते हैं 1958 में। कहाँ स्थापना नीरी की कब हुई है? वर्ष 1958 में। इसका जो पहले नाम क्या था? केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। क्या था पहले? केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की एक घटक प्रयोगशाला है। इसकी जो स्थापना का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में नवाचार एवं अनुसंधान। क्या है? पर्यावरण विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में नवाचार एवं अनुसंधान है इसकी स्थापना का उद्देश्य। अब देखिए इसके कार्य क्या है। देखिए कार्य क्या है, पर्यावरण से संबंधित कई परियोजना के सलाहकार के रूप में ये कार्य करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये क्या है कि पर्यावरण से संबंधित ही है। ठीक है, तो उसके कई जो भी परियोजनाएं होते हैं, एक से अधिक परियोजना के ये सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, वायु जल एवं भूमि प्रदूषण के मामलों पर सरकारी एवं निजी कंपनियों से जुड़े विवादों पर विशेषज्ञ राय भी देते हैं। देखिए इसके 5 क्षेत्रीय प्रयोगशाला हैं। कौन कौन सी हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। किसके हैं? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। नेक्स्ट देखिए कि इसमें क्या है। देखिए इसमें आपको ना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जो भी मैंने बताया आपको बस यही याद रखना है कि क्या है इसका पूर्ण नाम, अवस्थिति, वर्ष। आप बस इतना याद रखिएगा बस।
और इतना आपको याद नहीं रखना है। अब देखिए WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये भी याद रखिएगा। क्या इसका पूर्ण नाम? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसकी कौन सी है? विशेषज्ञ एजेंसी संयुक्त राष्ट्र की है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए इसका जो कार्य क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना। क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना। 23 मार्च 1950 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व आया है। किस नाम से आया है? एक ये देखिए WMO की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1950 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है, याद रखिएगा, मुख्यालय का है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ये भी याद रखिएगा। देखिए आपको कुछ नहीं याद रखना है इसमें, इसमें सिर्फ आपको यही याद रखना है कि इसका पूर्ण नाम क्या है। ये एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र की और इसकी स्थापना 1950 में हुआ है और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, क्योंकि मुख्यालय से क्वेश्चन बनते हैं तो आप ये याद रखिएगा। अब देखिए क्या है नेक्स्ट, देखिए ये देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण, नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी, NEAA। देखिए इसमें आपको क्या है, ये जो मंत्रालय है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये देखिए पर्यावरण है तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इनका कार्य क्या है? देखिए उन क्षेत्रों में लगाए गए प्रतिबंध के संबंध में अपील सुनती है जिनमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन कोई उद्योग या प्रक्रिया का संचालन नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये उन क्षेत्र, इनका जो कार्य वही है, ये उन क्षेत्रों में लगाए गए हैं जो प्रतिबंध है, ये जो प्रतिबंध के संबंध में अपील सुनाती है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कुछ सुरक्षा के उपाय के अधीन कोई उद्योग या प्रक्रिया का संचालन नहीं किया जाएगा, उसी में लगाया गया। मतलब आप इतना याद रखिएगा, अपीली मतलब ये होता है कि जो प्रतिबंध के जो भी किसी क्षेत्र में प्रतिबंध लगा दिए गए हैं उसी में ये अपील सुनती है। बस आप इसको सिर्फ आप बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। और ये मंत्रालय, आपको सब कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं, ये याद रखिएगा मंत्रालय और इसका कार्य बस। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, देखिए क्या है, विश्व मौसम विज्ञान अब इस समय लागू हुआ, कब लागू हुआ है? 1950 को, 23 मार्च 1950 को लागू हुआ है। गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पे है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। देखिए कुछ मुख्यालय होगा ना, और कहाँ पे है जो इंपॉर्टेंट होगा ना, जब मैं आपको मिसलेनियस टॉपिक्स कराऊंगी ना, तब मैं आपको जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट ना, तब मैं आपको उसमें कवर करा दूंगी, अगर मुझे इसमें नहीं मिलेगा तो, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया है, कब गठन किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया है। जलवायु का सही सूचकांक है, क्या है? प्राकृतिक वनस्पति। जल में, दलदली भूमि में या तालाब के किनारे पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स। देखिए हाइड्रो मतलब क्या होते हैं? जो हमारे पानी में रहते हैं, पानी के किनारे रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। तो प्लांट्स क्या कहलाते हैं? वो जो दलदली भूमि में या तालाब किनारे पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स। भी याद रखिएगा। देखिए कुछ और प्रश्न है, देखिए क्या है, ग्रीन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपिंग वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम बिल एडम्स। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड बुक के लेखक कौन है? विलियम बिल एडम्स। अब देखिए क्या है नेक्स्ट, देखिए सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एल्सवर्थ हंटिंगटन। कौन है? सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एल्सवर्थ हंटिंगटन है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं, कौन है? मासानोबु फुकुओका। कौन है? थोड़ा सा कहते हैं थोड़ा सा वर्ड जो कठिन होते हैं, एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या है? प्राकृतिक कृषि के जो अन्वेषक कौन है? मासानोबु फुकुओका है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम को आरंभ किसने किया था? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम को किसने आरंभ किया था? ऑस्ट्रेलिया ने आरंभ किया था। वर्ष 1972 में आयोजित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन था पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? 1972 में। देखिए अगर आपसे ये पूछता है कि पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो 1972 में। और अगर आपसे ये पूछता है कि वर्ष 1972 में आयोजित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन था, कौन सा था? तो ये भी पर्यावरण का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था, ठीक है, ओके।
थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करूँगी। देखिए जितना अभी तक मैंने पढ़ा दिया है ना, आप सब लोग अच्छे से रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन के द्वारा ही आप सक्सेस पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।